तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा खासा आप लोग क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए। यदि आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा सारा वीडियो। तो चलिए, आज के वीडियो पर आप लोग को मैथ्स का मैं टॉप 45 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो पर टॉप मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो पर मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी आप देख सकते हैं NITN कृष्णा 01, इस आईडी पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। और मैं बता दूं, आजकल क्या हो रहा है कि झारखंड पॉलिटेक्निक में किसी साल आपका 12 से क्वेश्चन पूछ ले रहा, कभी कभी 10 से पूछ रहा। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं कि 2024 में आप लोग को 10 से रहेगा। और मैं 12 से जो क्वेश्चन रहता है जिस टाइप का, उस टाइप का भी मैं करवा रहा हूँ और एक वीडियो पर करवाया भी हूँ। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 10 से रिलेटेड है, जो कि हमेशा पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है प्रायिकता का। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। टोटल आपके पास 20 बल्ब है, जिसमें से 4 क्या डिफेक्टिव है, मतलब दोषपूर्ण है। 20 बल्बों की एक खेप में 4 दोषपूर्ण है। इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता है। तो बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है? मतलब 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बल्ब बीइंग डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो पहले प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता किसी भी इवेंट का यदि आप निकालेंगे तो प्रायिकता निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल केस, इंग्लिश में बोल सकते हैं फेवरेबल केस, और हिंदी में बोल सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल केस। तो प्रोबेबिलिटी निकालना किसका? डिफेक्टिव होने का। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 बल्ब डिफेक्टिव है, ठीक है। दोषपूर्ण 4 है ना, और टोटल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब कितने? 20 है, तो 4/20 हो जाएगा, मतलब 1/5। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/5 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और a + b का वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, देन a और b क्या होगा? तो देखिए, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आपको जो दिया हुआ वो पहले लिखिए। 10a + b दिया हुआ है, आपका √3 दिया हुआ है। बताए 10 के किस वैल्यू का मान जो है √3 होता है? 1060 का मान √3 होता है, ये आपको पता है। तो इसके जगह मैं 1060 लिख सकता हूँ, इसके जगह 1060 लिख सकता हूँ। कंपेयर कीजिएगा तो a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा? a + b का वैल्यू यहाँ से हमारा 60 डिग्री निकल गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह 10a - b का वैल्यू दिया हुआ है, 10a - b = दिया 1/√3। अब बताइए 1/√3 10 के किस मान के लिए होता है? 10 30 डिग्री के लिए होता है। तो क्या मैं a - b के जगह लिख सकता हूँ 30 डिग्री? क्योंकि 10 30 का वैल्यू ही 1/√3 होता है ना। जाहिर सी बात है a - b का वैल्यू जो होगा वो हमारा 30 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। मेरे को a और b निकालना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 हो गया और ये a - b = 30 हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो b तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2a = हो गया 90 डिग्री, मतलब कि a = हमारा हो गया 45 डिग्री। तो a का वैल्यू तो निकल गया। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? b का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जिसमें भी पुट कर सकते हैं, कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है? a + b = 60 डिग्री। यहाँ a का वैल्यू पुट कीजिएगा तो b = क्या हो जाएगा? 60 - 45, 60 - 45 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री है एंड b का वैल्यू हमारा 15 डिग्री है। वो किस ऑप्शन में दिख रहा है? वो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the number of days taken by 1 woman alone to finish the work. मतलब ये है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कढ़ाई का काम है उसको 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काम को क्या है 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक महिला बढ़ा दिया जाए, एक पुरुष बढ़ा दिया जाए तो उस काम को 1 दिन कम में ही समाप्त कर दिया जाएगा। एक महिला द्वारा अकेले इस कार्य को समाप्त करने हेतु
लिए जाने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। एक महिला अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, स्पेस कर बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ताकि जगह बन जाए एंड ये आप लोग को यहाँ अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो जो दिया वो पहले लिखिए। दिया क्या हुआ सर कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्बुलर वर्क इन 4 डेज, मतलब कि 2 महिलाएं प्लस 5 मैन ये मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिन में, 4 डेज। तो बताइए एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो यही एक दिन में कितना काम कर पाएंगे बताइए। यदि मैं पूछूंगा कि 5 पेंसिल का जो मूल्य है, 5 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये, तो आप एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, तो वो 4 रुपीज़ आ जाता है। उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ, यदि 4 दिन में एक काम हो रहा है, 4 दिन में एक काम हो रहा है, 4 दिन में एक काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में जाहिर सी बात है 1/4 काम होगा। तो यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 4 दिन में एक काम कर रहा है ना, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में हमारा 1/4 काम करा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 3 महिला 3 वुमेन प्लस 6 मैन ये कितना दिनों में समाप्त करते हैं, 3 डेज में। तो बताइए 3 दिनों में एक काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है एक दिन में ये हमारा 1/3 काम करेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसको देखिए 3 कॉमन लेकर निकाल सकते हैं, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक वुमेन प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 मैन, ठीक है। तो ये हमारा 2 मैन हो जाएगा, एक वुमेन प्लस 2 मैन, ये हमारा हो गया 1/9 काम। इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत जो है, एक महिला और 2 जो हमारा पुरुष है वो मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब करना क्या है, मेरे को एक महिला द्वारा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो निकालना है। तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हैं ना। इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है, इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या हो गया, 4 वुमेन प्लस 10 मैन इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन को, आपको इस तरह से दिख जाएगा। और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 हो जाएगा वुमेन प्लस 10 मैन इक्वल टू हो जाएगा 5/9। ये हो गया। अब दोनों को घटाना आया, घटाने का सिंबल दिया मैंने, तो दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो 4 वुमेन माइनस 5 वुमेन, ये हो जाएगा -1 वुमेन। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस 5/9, ठीक है, इतना हो गया। मतलब 1 वुमेन इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस 5/9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1/18। मतलब एक वुमेन जो है, एक वुमेन इक्वल टू क्या हो गया 1/18, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक वुमेन जो है एक दिन का काम, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हुआ 1/18 काम, एक दिन में इतना काम कर सकता है। तो 18 दिन में एक काम कर सकती है ना, तो टोटल दिन कितना लगा 18 दिन। पता नहीं कितनों को समझ में आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 2 वुमेन मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि बताइए 4 दिनों में यदि एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है 1/4 काम करेगा। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष इस काम को जो है एक दिन में 1/4 काम करता है, ठीक है। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में 1/4 काम करता है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आया, जब दिया हुआ था कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहा। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/3 काम करेगा। इसमें मैंने 3 कॉमन ले लिया तो हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला और 2 पुरुष एक दिन का काम जो है 1/9 है। इन एक महिला और 2 पुरुष मिलकर एक दिन में 1/9 काम पूरा करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को घटा दिया। दोनों को घटाने के बाद हमारा ये आया कि एक जो महिला है वो एक दिन में 1/18 काम करती है, एक दिन का काम इसका निकला।
यदि एक दिन में 1/18 काम करती है तो 18 दिन में कितना काम करेगी, 18 दिन में 18 इंटू 1/18 कर देंगे तो वो हमारा 1 आ जाएगा। मतलब एक महिला जो अकेले वो 18 दिन में एक काम करती है, एक काम पूरा कर सकती है। मतलब इसका आंसर जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जबरदस्त क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा आप लोग इसको देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको रिमूव करता हूँ एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, जो कि इजी क्वेश्चन बोला जा सकता है। आपको यदि इसका फॉर्मूला पता है तो आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एन 96 और 4n 9696 रिस्पेक्टिवली। तो ए इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों, मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ दो संख्या क्या है, ए है और एक दूसरा संख्या क्या है 96 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ 9696 दिया हुआ। तो ए का वैल्यू आराम से नहीं निकल जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 101 हो गया। तो ए का वैल्यू हमारा हो गया 4 इंटू 101 मतलब 404। 404 किसमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप यहाँ पर ले आइए। बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा। आप जानते होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए आप ये जानते होंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया 49/64। 49/64 किस में, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता बिल्कुल सही है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता बिल्कुल सही है। साइन 90 का वैल्यू 0 होता नहीं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता, इसलिए ये हमारा गलत है। तो यही पूछा जा रहा है विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। तो यही तो ट्रू नहीं है ना, ये हमारा सत्य नहीं है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये सत्य है। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 8 की ओर। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल हुई सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब ये यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 2πr का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर दिया हो, तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और आर के जगह आर पुट करना है, तो ये 22 कैंसल। तो यहाँ से रेडियस जो आया वो हमारा 7/2 सेंटीमीटर आया। निकालना क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है πr², πr² ये तो पूरा सर्कल का एरिया होता है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो ये हमारा सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो गया। बस वैल्यू पुट कीजिए, पाई की जगह 22/7 और 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और आर की जगह क्या निकाल रहे हैं हम लोग 7/2 निकाले, तो आर का स्क्वायर है तो यानी 7/2 दो बार लिखना होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 7 से 7 गया, ये 2 और इसको 11 बार में, तो देखिए ऊपर में क्या होगा 11 इंटू 7 मतलब 77, और नीचे क्या हुआ 2 इंटू 2 यानी 4, 77/4। तो ये हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस इज क्या होगा। तो बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और क्यू से और केंद्र से क्यू की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी। तो मान लीजिए ये एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू से जो है आपका स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई जो दिया हुआ है वो हमारे क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है।
और केंद्र मान लीजिए ओ है, केंद्र से दूरी जो इस पॉइंट की वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस का वैल्यू यही होगा ना, ये आर का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा। आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये मैंने 90 डिग्री बना दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो आर को क्या लिख सकता बताइए, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं। तो आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू क्या हो गया 100 माइनस 36, 100 माइनस 64, 8 का स्क्वायर करना है ना, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 आ गया। ये मतलब कि अंडर रूट ये 36, अंडर रूट 36 मतलब ये 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर किसमें, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता ही आता है वृत्त से रिलेटेड, ठीक है। वृत्त का एरिया निकालने देगा या स्पर्श रेखा, इस तरह से आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। मतलब अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का 2x स्क्वायर माइनस 4x का मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए, आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यदि यहाँ तक आप समझ गए तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी बाई ए कीजिएगा, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस बी बाई ए कीजिएगा तो 4/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 हो गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों गुणनफल सी बाई ए होता है, सी यहाँ पर -3 है और ए हमारा यहाँ 2 है, तो -3/2 हो गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू -3 आ गया। बस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या है 2 है, और 2 का स्क्वायर करना होगा ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 इक्वल टू हो गया 7। तो 7 किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किस तरह आपको जो है इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, उसके बाद बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 10 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा जा रहा है देखिए, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ 5/13, तो साइन ए इक्वल टू दिया हुआ 5/13, एंड आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p का वैल्यू 5 है हमारा और h का वैल्यू है 13 है, तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं √p का स्क्वायर, सॉरी b का वैल्यू निकालने के लिए √h का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा 169 माइनस 25 तो हो जाएगा √144, 144 बोले तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो अंडर रूट के बाहर यदि 144 को भेजेंगे तो ये हमारा 12 निकल जाएगा। तो फाइन 10a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे 10a ये क्या होता है p/b होता है, p/b, p का वैल्यू हमारा क्या है 5 है, तो p की जगह 5 की पुट कीजिए और b का वैल्यू हम लोग निकाले 12, तो ये 5/12 आ गया आंसर। 5/12 किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या कहा जा रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर आर -1,5 एंड 5,-1। तो एक वृत्त है आपका, ये आप वृत्त समझ लीजिए, एंड इसके व्यास के छोर, ये हमारा व्यास हो गया, तो -1,5 इसका कोऑर्डिनेट आपका -1,5 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ वो 5,-1 दिया हुआ है।
तो बोला जा रहा है उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र कहीं यहाँ हो जाएगा, ओ केंद्र, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं इसको, और ये हमारा केंद्र जो है ओ होगा। तो आपको पता है ओ से बी, आप जानते हैं ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों वृत्त का रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, त्रिज्या इक्वल होता है ना, तो ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा। मतलब ये क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हो गया ना, वो जो है ए बी के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे आप निकालते हैं? मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है आपको पता होगा। तो इसका निर्देशांक को मैं मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई निकाल सकते हैं ना। मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा दीजिए। मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो x1 हमारा क्या, -1 प्लस x2 क्या 5 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 5 है प्लस y2, तो प्लस कीजिएगा y2 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 1 4/2, मतलब ये 2 हो गया। तो दोनों 2,2 आ रहा है, 2,2 किस में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मिड पॉइंट फार्मूला आपको लगाना था, मध्य बिंदु फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करना रहता है आपको। जब भी मध्य बिंदु फार्मूला आप लगाते हैं कुछ इस तरह से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, ये एपी का क्वेश्चन है, 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो देख सकते हैं ये एपी है, जिसमें आपका ए जो है, ए क्या है 10 है, और डी कैसे निकालते हैं, 7 - 10 कीजिएगा तो वो हमारा -3 आ जाएगा। तो 30th टर्म पूछा जा रहा है, तो ए 30 क्या होगा बताइए। ए 30 को लिख सकते हैं ए प्लस 29d, है ना, आप लगाते हैं ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, उसी फॉर्मूला पर आधारित ये है। ए का जगह पुट कीजिए 10 एंड डी के जगह पुट कीजिए -3। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 29 गुना 3, तो ये 9 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 10 - 87 मतलब कि -77, -77 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 13 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x प्लस 1/3 आर, मतलब कि इसका समीकरण, इस समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान, काल्पनिक, वास्तविक और भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसको निकालने के लिए आप डी का वैल्यू निकालिए। डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ सबसे आपको पहचानना जरूरी है, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, ये कौन ए बी सी आपको पहचानना, डी तो नहीं, ए बी सी आपको पहचानना जरूरी है। तो ए क्या है, ए हमारा 3 है, बी क्या है, बी इक्वल टू -2 है, सी क्या है, सी इक्वल टू हमारा 1/3 है। बस इसमें पुट कीजिए और डी के बारे में बताइए क्या आ रहा। तो b² मतलब -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, -4ac, 4 ए हमारा 3 है एंड सी हमारा 1/3 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो डी का वैल्यू क्या आ गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 - 4 मतलब 0 आ गया। तो आप जानते हैं जब डी का वैल्यू 0 होता है तब मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है और समान होता है, मतलब रियल एंड इक्वल। यदि डी ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है। यदि डी लेस देन 0 होता है तो इसका क्या होता है, अकाल्पनिक होता है, मतलब काल्पनिक होता है, सॉरी। यदि डी हमारा 0, डी ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और असमान मूल होगा। डी इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल मतलब वास्तविक और समान होगा। यदि डी लेस देन 0 है तो ये हमारा काल्पनिक मूल होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें हमारा डी 0 आया है, इसलिए रियल एंड इक्वल मतलब कि वास्तविक और समान। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 14 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -2 देन द वैल्यू ऑफ x। देखो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में मतलब LHS और RHS दोनों में x की जगह आप तीन ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है ना, तीनों को आप पुट कीजिए, जिसमें LHS इक्वल टू RHS आ जाए वही समझ लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आप बी को पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए मैं LHS में पुट करता हूँ, पहले LHS में पुट करता हूँ, तो x की जगह पुट कीजिए -12, ये x की जगह भी -12 प्लस 1 एंड यहाँ +8 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए, -12 इंटू हो गया ये -11 प्लस 8, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13 प्लस 8, 140 आ रहा है। LHS में हमारा 140 आ रहा है, RHS में यदि 140 आ जाएगा ना तो समझ लीजिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पुट कीजिए, x की जगह कितना पुट करना है, x की जगह -12, तो -12 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा -12 -2, तो ये क्या हो गया बताइए,
ये हमारा -10 हो गया और ये हमारा -14 हो गया। जी बिल्कुल, ये भी तो 140 आ रहा, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा -12। एक्स का वैल्यू जो है -12 होगा। ये सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन चेकआउट कीजिए, LHS = RHS यदि आ जा रहा है तो आप उसी को टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। इसमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x² + x + 8 = इधर हो गया। देखिए a + b × a - b, तो a² - b² होता है, तो यहाँ हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x² तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। इसलिए आपको पता है एक ही आंसर निकल रहा है, एक्स का वैल्यू -12 एक ही आंसर निकल रहा है ना। यदि क्वाड्रेटिक रहता तो दो आंसर निकलता। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया x²। अब बताइए एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, एक्स का वैल्यू हो गया -4 -8, तो ये हो गया हमारा -12, ये हो गया -12। तो ये तो बहुत इजीली बन गया। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाता है यहाँ पर, तो फिर आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करते हैं, फिर उसका रूट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो वाला जो x = -b + -√d² d/2a वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद आपका आंसर आता है। लेकिन ये आपका लीनियर इक्वेशन था, इसलिए आपको 3 स्टेप में आपका आंसर निकल गया। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से चेक कीजिएगा, आपका जल्दी आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज, आपका दिया हुआ 35, 40 संख्याओं को औसत 35 है। औसत निकालने का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपको संख्या होता है उन संख्या का आप लोग ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ संख्या है उससे डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा औसत निकल जाता है। तो 40 संख्या को औसत दिया 35, यदि दो संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो मान लेते हैं 40 संख्या है ना टोटल, तो मैं मान लेता हूँ 40 संख्या हमारा x1 है प्लस x2 प्लस डॉट 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 क्या होगा, बीच में ये दोनों संख्या भी आएगा प्लस 84। 40 संख्या टोटल है ना, मैं 40 संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x, इसको 37 लिख देते हैं, x 37 तक प्लस x 38 एंड दो संख्या और क्या है 84 और 84 और हमारा 62 है, ये चीज़ दिया हुआ है। इन सभी को जोड़ने पर और टोटल संख्या हमारा 40 है। ठीक है, मैंने बताया जितने संख्या उन सारे संख्या को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई कितने संख्या 40 संख्या है ना, यहाँ तक 38 संख्या 39 40, टोटल 40 संख्या डिवाइडेड बाई 40 किया, और ये हमारा औसत निकालने फॉर्मूला है। और औसत दिया हुआ है कितना दिया 35 दिया हुआ। तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x 38 प्लस 84 प्लस 62, इसका वैल्यू हो जाएगा 35 × 40। ठीक है, 35 × 40, तो इसका वैल्यू आप हमारा निकाल लीजिए। ये इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x 38। ठीक है, x 38 प्लस 84 प्लस, अच्छा इसको यहीं पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप यही, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने में 35 दूनी 70 140, मतलब ये 1400 आ गया। तो इसका वैल्यू जो है 1400 है। क्या बोला जा रहा है, यदि दो संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए, मतलब इन दोनों को हटाया जाए, घटा दिया जाए, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा बताइए। यदि इन दोनों को मैं हटा दूँ तो टोटल संख्या आप कितने बचेंगे, 38 संख्या बचेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x 38 बचेगा, इन दोनों को हटा देने पर। ठीक है, टोटल संख्या 38 हो गया, 38 संख्या है ना, तो आप कितना से डिवाइड करेंगे औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 38 से डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो हम मेरे को पता करना है। तो बताइए यदि x1 से लेकर 38 प्लस 84 प्लस 62, इसका वैल्यू हमारा 1400 है, तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x 38, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1400 माइनस इन दोनों को घटाना होगा, इन दोनों को इस साइड ले जाइए, तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा 84 प्लस 62। तो इसको यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1400 एंड माइनस करना है इन दोनों को, तो ये हो गया 6 एंड ये हो गया 146, मतलब इसमें तो देखिए अब इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसके जगह 1254 पुट कर सकता हूँ, ये हो गया 1254 डिवाइडेड बाई 38। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा 33 आएगा। तो 33 किस में ऑप्शन
बी में, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एवरेज से है, मतलब औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 5 पुरुषों का औसत भार जो है 75 kg है। मतलब मैं ले सकता हूँ M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 M5 तक लेना है, ठीक है। तो शॉर्टकट में ही लिख देता हूँ, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस M5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह से कीजिएगा ना, औसत निकालने के लिए इस तरह कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 क्या होगा, 75 गुना 5, 75 गुना 5 कीजिए तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सिंपली यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका वैल्यू जो होगा 75 इंटू 5 कीजिएगा तो 25 और 5 सती 35, 2 30 2 हो जाएगा 37, 375 हो गया, ये हो गया। उसी तरह आपका 4 औरतों का औसत भार 63 kg है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 तिया 12, 6 24 और 1 25, ये 252 हो गया। उसी तरह 6 लड़कों का औसत भार, मतलब B1 बॉयस लिया हूँ, बी मतलब बी से बॉय हो गया, W से वुमेन हो गया और M से मैन हो गया, ठीक है। तो 6 लड़कों का मतलब B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस B6 तक। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 38, मतलब कि आपका 8 छः 48 एंड 6 18 और 4 18 4 22 228 हो गया। बोला जा रहा 15 सदस्यों का औसत भार क्या होगा। अब देखिए एक मतलब एक फैमिली है, फैमिली में टोटल कितने हैं, 5 पुरुष है, 4 औरत है और आपका 6 लड़के हैं। तो इन सभी का औसत भार क्या हो जाएगा, टोटल 15 हो गया ना। देखिए 5 पुरुष 5 4 9 9 6 15, तो इन सभी का औसत भार क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ना होगा आपको। जोड़ेंगे कैसे, आप M1 प्लस डॉट 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 प्लस M5 तक जाएंगे, ठीक है। उसी तरह प्लस वुमेन के है 4 है ना, तो W1 प्लस डॉट 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 प्लस W4 तक जाएंगे। तो बॉयज कितना है, टोटल 6 तक है, तो B1 प्लस डॉट 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 B6 तक जाएंगे। डिवाइडेड टोटल सदस्य कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, है ना। 15 से डिवाइड कर दिया औसत निकालने के लिए। अब M1 से M5 तक इसका वैल्यू क्या है, 375 है, 375 प्लस W1 से W4 का ये 252 है, 252 प्लस B1 से B6 तक का वैल्यू 228 है, 228 डिवाइडेड बाई 15। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 57 kg। आप कैलकुलेट कीजिए, इन तीनों को जोड़िए, डिवाइडेड बाई 15 कीजिए तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है एक राशि साधारण ब्याज से 18 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो मूलधन यानी पी को मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, 18 वर्षों में, टाइम क्या दिया हुआ, टाइम दिया 18 साल, ठीक है। 3 गुनी हो जाती है, मतलब जो अमाउंट है वो 18 साल बाद क्या हो जाता है, 3 गुनी, मूलधन का 3 गुनी। तो पहले एक्स था तो अब क्या हो गया, 3x हो जाएगा, ठीक है। वही तो बोला जाता है 3 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी वो पूछा जा रहा है, मतलब रेट क्या होगा, रेट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। और आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे कि जो A माइनस पी होता है वही SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट वही होता है ना। या फिर इसको इस तरह से भी आप लिखे होंगे, A इक्वल टू पी प्लस SI, इस तरह से भी लिखे होंगे। तो A माइनस पी क्या हो जाएगा, A माइनस पी हमारा SI हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ए का वैल्यू क्या है, 3x है, 3x है, और पी का वैल्यू क्या है, x है, मैंने x माना, ये हो SI। मतलब यहाँ से SI का वैल्यू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया 2x। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं 2x पुट कर देता हूँ और p की जगह x पुट कर देता हूँ। r तो निकालना है रेट, टाइम का वैल्यू 18 साल दिया हुआ है और ये डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल आउट हो गया है, ये 2 ने 9 बार में इसको कैंसिल किया, तो यहाँ से r का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 100/9, 100/9, 100/9 बोले तो 11.11% आ जाएगा, 11.11%। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बी में वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने बनाया, एक बार आप लोग फिर से दोबारा देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आया तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इफ 3 का पावर a प्लस बी इक्वल टू 9 इंटू 81 इंटू 27 देन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए पहले आपको 3 का पावर में सबको ले जाना है, तब तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना। ये हो गया 3 का पावर a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए। ये कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, ये 3 का स्क्वायर होता है, इंटू ये 3 का कितना होता है, ये 3 का पावर 4 होता है, तो ये 3 का पावर 3 होता है।
तो टोटल आप जानते होंगे, जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में रहेगा और उसका क्या होता है बेस, इसको बेस बोला जाता है, इसको पावर। यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो इन तीनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो फाइनली 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 4 6 6 3 9। अब देखिए बेस बराबर है, बेस बराबर है तो क्या होगा पावर भी बराबर होना चाहिए, तो पावर को भी इक्वेट कर देंगे, मतलब a प्लस बी का वैल्यू हो गया 19 9 आ गया, ठीक है 19 नहीं 9, a प्लस बी का वैल्यू 9 आ गया। मेरे को निकालने क्या बोला जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 81 जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर जो है 20 वर्ष है। तो मैंने मान लिया जो पिता का वर्तमान आयु है, पिता का वर्तमान आयु x है, पिता का वर्तमान आयु x है और पुत्र का वर्तमान आयु y है। बताइए क्या दिया हुआ है, दोनों का आयु का अंतर दिया हुआ है, मतलब कि मैं इसको पहले रिमूव कर, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस में क्लियर करना चाहता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए, चलिए हो गया हमारा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ 20, ठीक है, एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा 20 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पश्चात, तो बताइए अभी इसका पिताजी का उम्र एक्स है, तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, और पुत्र का वायु क्या हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात वाई प्लस 5। वही बोला जा रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात एक्स प्लस 5 हो जाएगा और बेटा का उम्र हो जाएगा एक्स वाई प्लस 5। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:1। तो आपका दो समीकरण निकल गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप आराम से निकाल सकते हैं। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, मतलब वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, वाई इक्वल टू 1, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु मैंने वाई माना है ना, तो वाई का वैल्यू क्या हो वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो हो गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 2y+10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे ना आपको दिख जाएगा। तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस 2y हो गया 5। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। निकालना y है, y निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए आप घटा दीजिए, घटा देने के बाद आपको निकल जाएगा y के वैल्यू। मतलब पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 5 है। इन दोनों इक्वेशन को आप घटा दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x x कैंसल, ये हो गया माइनस वाई प्लस 2y, मतलब कि ये y हो जाएगा, है ना, y इक्वल टू हो गया 15। तो y इक्वल टू 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 15 वर्ष हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। वर्तमान आयु आपको पहले मान लेना था, वह जो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा बस उसी को आप फॉलो कीजिए, आपको आराम से निकल जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 20 तक हो चुका और 5 क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं। 21 क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए आप क्या करते हो, अब डिवाइड वाला शायद रूल पढ़े होंगे, तो इसमें मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, भागफल में पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना, पहले एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको डिवीजन रूल पता होगा, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं एक्स पावर 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप बताइए फिर माइनस करेंगे इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 3x, ये तो पहले क्यूब लिखाएगा, मतलब जिसका पावर पहले ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये एक्स का पावर क्यूब हो गया, एक्स का पावर 3 हो गया एंड माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर किया, और यहाँ पहले क्या था प्लस 4x था और प्लस 5 भी हो। अब क्या कीजिएगा, अब क्यूब है ना, तो यहाँ क्या कीजिएगा प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब ना एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स क्यूब हो गया एंड माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एंड प्लस एक्स हो गया, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर।
एंड प्लस 4x माइनस एक्स, तो ये हो गया प्लस 3x प्लस 5। अब क्या कीजिएगा, माइनस 3x² को हटाना है ना, तो जाहिर सी बात है -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x² एंड -3x एंड ये हो जाएगा -3, ठीक है, ना हो गया। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। और अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये यदि प्लस हो जाएगा तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा ना, तो ये हमारा देख लेते हैं, एक बार मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स क्यूब हो गया एंड माइनस हो गया 4x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हो गया ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया -3x² एंड ये हो गया 3x, ठीक है, प्लस 5। अब -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x² एंड माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर जो है मैंने गलती किया है, तो इन सारे साइन को आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि -3 इंटू -x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, मतलब अब यहाँ ओवरऑल माइनस हो जाएगा, अब सही है। तो अब देखिए, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, 5 3 और 8 हो गया। इसका शेषफल हमारा 8 हो जाएगा और भागफल ये हो गया, ठीक। शेषफल निकालने बोला जा रहा था, तो शेषफल हमारा जो है 8 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। तो आप लोग पढ़े होंगे ये किस तरह से आप शेषफल निकालते हैं, भाग देने के लिए आप पढ़े ही होंगे, अब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 22 में कहा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। इसमें आप त्रिभुज का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला पर है, इस तरह से पर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इस तरह से पढ़े होंगे। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 1 2 3, मतलब पहले लगाना 1 2 3 1 2 3, अब 2 से शुरुआत करना 2 3 1 2 3 1, फिर 3 से शुरू करना 3 1 2 3 1 2, इस तरह से याद रखने का तरीका है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x1 की जगह क्या हो जाएगा, x1 की जगह ये हमारा x1 आप जानते हैं ना, ये तो पता होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो पता ही होगा। तो x1 की जगह 1 पुट कीजिए, y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 6 है, तो y2 की जगह 6 पुट किया एंड माइनस y3 क्या है, -5 है। बताइए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मैं सिंपली प्लस लिख देता हूँ, प्लस x2, और x2 की जगह क्या है, ये हमारा x1 था तो ये x2 हो गया, -4 x2 की जगह एंड y3 हमारा ये है -5 एंड y1 क्या है, y1 हमारा ये -1 है। फिर तो ऐसे ही हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप और एक स्टेप लिख सकते हैं, तो मैं स्टेप नहीं लिख रहा ज़्यादा। x3 हमारा क्या हो गया, -3 एंड y1 हमारा क्या है, -1 और y2 हमारा कितना है, 6 है, तो हमारा 6 हो, बस इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1/2, यहाँ से हो गया 6 5 11 एंड यहाँ से क्या हो गया देखिए, -5 + 1 कीजिएगा तो ये हमारा -4 आ जाएगा, -4 इंटू -4 कीजिएगा तो ये हमारा +16 हो जाएगा, +16। उसी तरह यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1 -6 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 इंटू -3 ये हो जाएगा +21। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 21 + 16 + 11, तो 6 2 8 2 और 2 4 8 आ गया, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा हो गया 24 इसमें ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ ए साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर, मतलब भुजा 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन आपको पता होता है, ए क्यूब होता है, और यहाँ ए का वैल्यू क्या है 6 दिया हुआ, तो 6 का क्यूब कीजिए तो वह 216 आ जाएगा, मतलब 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या कहा जा रहा है देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान ले से ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/3 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब इसको बार से भी डिनोट करते हैं नॉट ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे किसी भी इवेंट, मान लीजिए ई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में इसको घटा देंगे तो 1 माइनस 1/3 कीजिए तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। 2/3 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बाकी 26 से 50 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कहा जा रहा है एक गेंदबाज जो है वो क्या है, 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट नीचे दिए गए 2, 6। एक पहला मैच में 2 विकेट लिया, फिर 6 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, इस तरह से 10 क्रिकेट मैच का लिया गया विकेट को दिखाया गया है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर देख लीजिए कौन सा संख्या जो सबसे ज़्यादा बार है। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है। 3 2 बार आया, देखिए 3 2 बार आया है, 6 एक ही बार आया है, 4 एक बार आया है, 0 2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 2 आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा कौन आया है, 2 आया है, जो कि 3 बार आया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारा 2 आया है, 3 बार आया है। ठीक है, तो यानी कि आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि 2 है सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोग ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।